Please start. नमस्ते वॉरियर्स, हेलो। ये हमारा पहला लाइव सेशन है स्टैंड फॉर एएस के तरफ से। इतने दिन से, इतने सालों से आप वीडियोस तो रेगुलर बेसिस पे देखते ही आ रहे हो, लेकिन ये फर्स्ट लाइव सेशन है हम लोग के साइड से। तो लाइव सेशन एग्जैक्टली हम लोग क्यों कर रहे हैं? काफी बार मैंने देखा कि ये वीडियोस तो स्टैंड फॉर एएस के रेगुलरली पोस्ट होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी आपकी क्वेरीज डिटेल में आंसर नहीं होती थी। और इसी के लिए हमने लाइव सेशन अब से चालू किए हैं। ये लाइव सेशन हर संडे को कंडक्ट करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट 2 से 3 महीने के लिए ये लाइव सेशन चलने वाले हैं। काफी सारे रूमेटोलॉजिस्ट और बाकी सारे स्पेशलिस्ट भी इसमें हमसे जुड़ेंगे। तो धन्यवाद है आपका इसमें हमसे जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ है रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्र चौधरी। कैलकाता स्थित रूमेटोलॉजिस्ट है वो। उन्होंने काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से अपनी रूमेटोलॉजी की डिग्री की है। डीएनबी सीएमसी वेल्लोर से किया हुआ है, और डीएम एसजीपीजीआई लखनऊ से किया है। दोनों काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है और काफी अच्छे नॉलेजेबल रूमेटोलॉजिस्ट है। इनफैक्ट आपने उनको स्टैंड फॉर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इंडिया के पेज पे भी देखा रहेगा। जॉइंट एंड टूथ क्लिनिक कोलकाता में प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का बैम्बू स्पाइन। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं, सभी के बारे में डिस्कशन होता है, लेकिन समहाउ बैम्बू स्पाइन का डिस्कशन इतना रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है कि अगर किसी को बैम्बू स्पाइन होता है तो उसका आगे क्या किया जाए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चंस इसमें डेफिनेटली वेलकम है। इसी के लिए इनफैक्ट जैसे मैंने बोला, क्वेश्चंस आंसर करने के लिए ही लाइव सेशंस चालू किए गए हैं। तो चलते हैं, पहले कुछ बैम्बू स्पाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो बैम्बू स्पाइन के बारे में, वो आप जरूर पोस्ट करते जाइए। हम ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको दे। तो सबसे पहले डॉक्टर अब्र चौधरी, वेलकम वेलकम टू स्टैंड फॉर एएस इन दिस लाइव सेशन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अकेरकर। पहले आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मुझे इस स्टैंड फॉर एस प्रोग्राम में के साथ जुड़ने के मौका देने के लिए। आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं स्टैंड फॉर एस, मतलब पेशेंट्स के लिए। तो आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन से काफ़ी पेशेंट्स का बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कैल्सिफिकेशन या फ्यूजन क्या होता है। जरा आप हमें बोलेंगे कि कैल्सिफिकेशन या फ्यूजन क्या होता है डॉक्टर अब्र? हाँ, तो कैल्सिफिकेशन जैसे कि सब लोग समझते हैं कि टिश्यूज में कैल्शियम डिपॉजिट होना। तो कैल्सिफिकेशन दोनों तरह के हो सकता है। एक है कि जब बॉडी के कैल्शियम लेवल ज्यादा होता है, कुछ हार्मोनल कंडीशंस में, जैसे पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होने पे ऐसा हो सकता है। और कुछ स्थितियां ऐसे हो सकता है जहाँ पे बॉडी के जो कैल्शियम लेवल्स वो नॉर्मल होते हुए भी शरीर पे कैल्शियम डिपॉजिट हो सकते हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में शरीर के कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर के तरह तरह जगह पे कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं। और जैसे कि जो जगह कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं वहां हड्डी के तरह हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाते हैं। तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे कि बैम्बू स्पाइन डिस्कशन के समय कि मतलब फ्यूजन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली बैम्बू स्पाइन क्या होता है। आप हमें बता सकेंगे कि एग्जैक्टली बैम्बू स्पाइन क्या होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का? हाँ, तो बैम्बू स्पाइन अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे? चालू कर दीजिए स्क्रीन। तो मेरे पिक्चर्स दिखाई दे रहे? हाँ हाँ, हाँ, बोलिए तो बोलिए डॉक्टर ऐसे, साहब। हाँ हाँ,
तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मतलब हम लोग को पहले जानना है कि क्या होता है। तो एंथेसाइटिस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अहम हिस्सा है। पहले एंथेसाइटिस क्या होता है, इसके लिए हम लोग को जानना है कि एंथेसिस क्या होता है। तो हड्डी के साथ जहाँ पे लिगामेंट, मसल्स, टेंडन ये जुड़ता है, उस जगह को हम लोग एंथेसिस कहते हैं। तो ये है हम लोग का रीढ़ का हड्डी, जिसको हम लोग स्पाइन कहते हैं, और ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो सफेद दिख रहा है। तो ये जो पिंक हिस्सा है इसको हम लोग एंथेसिस कहते हैं। मतलब ये डिस्क का जो लिगामेंट्स है ये हड्डी के साथ जुड़ रहा है। तो ये एंथेसिस में सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है। ये जो लाल हिस्सा देख रहा है, ये इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो इसको कहते हैं एंथेसाइटिस। तो शुरू शुरू में जब बीमारी होता है तो ये सूजन के वजह से हम लोग को काफी दर्द महसूस होता है, आसपास के जो मसल्स होता है ये स्टिफ हो जाता है, इसके वजह से हम लोग को सामने झुकना मुश्किल होता है। लेकिन बीमारी जब बहुत दिन तक चलता रहता है बिना ट्रीटमेंट के, तब दूसरे कुछ चेंजेस यहाँ पे आ जाता है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये है हम लोगों का डिस्क। दोनों रीढ़ के हड्डी के बीच में जो डिस्क रहते हैं, वो डिस्क के बाहरी हिस्से को हम लोग बोलते हैं कि ये एन्युलस फाइब्रोसिस। तो धीरे धीरे बहुत दिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रहने के बाद ये एन्युलस फाइब्रोसिस के बाहरी हिस्से में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगते हैं, क्योंकि बॉडी का कैल्शियम नॉर्मल होने के बाद भी है। तो शुरू में जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि डिस्क के पास ये जो दिख रहा है ये कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। धीरे धीरे आगे जब बीमारी बढ़ते जाता है तो ये पूरा डिस्क कैल्सिफाइड हो जाता है, यानी कि सख्त हो जाता है। तो तब ये जो रीढ़ की हड्डी है और डिस्क में कोई फर्क नहीं रहता है। तो ऐसे जब स्थिति रहते हैं तो पूरा हम लोग का जो रीढ़ की हड्डी या स्पाइन है ये एकदम बिल्कुल सख्त हो जाता है, और इसके सामने ये लिगामेंट रहता है जो रीढ़ के हड्डी का स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो धीरे धीरे इस लिगामेंट भी कैल्सिफाइड हो जाता है। ये यहाँ पे गर्दन से लेके नीचे तक पूरा लिगामेंट एकदम कैल्शियम की तरह हो गए है। तो इसको ही हम लोग बैम्बू स्पाइन कहते हैं। तो आप अगर बांस के कोई स्ट्रक्चर देखें तो बांस एकदम ऐसे होता है और इसके बीच पे डिस्क के जो जगह है वो ऐसे दिखता है। तो अगर हम लोग एक्सरे देखें तो लंबर स्पाइन का साइड से जो दिखता है, तो ये हड्डी सफेद दिखता है और हड्डी के बीच में जो काला काला हिस्सा है ये है डिस्क। तो यहाँ पे कोई कैल्शियम डिपॉजिट डिस्क में नहीं है, लेकिन ये है जो एडवांस्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। यहाँ पे ये देख रहे हैं सामने से लग रहा है एक सफेद लाइन की तरह किसी ने ड्रॉ कर दिया है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि बैम्बू स्पाइन। धन्यवाद डॉक्टर आब्रा, काफी अच्छा से समझाया आपने। तो अगर हम लोग देखेंगे एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जैसा आपको सबको मालूम है ये ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें स्टार्टिंग में जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, दर्द होता है एसआई जॉइंट में और कमर के जोड़ों में। जैसे टाइम बीतता है वैसा इन जोड़ों में और जो लिगामेंट्स है उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, और ये कैल्शियम धीरे धीरे फिर एक्सरे पे दिखने लगता है। जैसे टाइम जाता है काफी दिनों के बाद ये कैल्शियम डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है कि एक्सरे पर वो बैम्बू स्पाइन की तरह दिखने लगता है, और इसी के लिए इसको बैम्बू स्पाइन कहा जाता है। ये एक्सरे में दिखने वाली चीज है। इनफैक्ट काफी लोग एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को आज के दिन में भी बैम्बू स्पाइन डिसीज करके ही पहचानते हैं। तो ऐसा देखेंगे तो बैम्बू स्पाइन अर्ली स्टेज में तो नहीं होता है, काफी लेट स्टेज में होता है बैम्बू स्पाइन। काफी सीवियर, काफी सालों के बाद बैम्बू स्पाइन डेवलप होता है। तो डॉक्टर अमृत चौधरी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को बैम्बू स्पाइन है तो क्या उसे अपना सारा होप छोड़ देना चाहिए? बैम्बू स्पाइन के स्टेज में भी वो क्या कर सकते हैं? तो शुरू में मैं कहना चाहूंगा कि बैम्बू स्पाइन का मतलब जिंदगी खत्म हो गया है, मेरा बिल्कुल कुछ उम्मीद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आते हैं बैम्बू स्पाइन के क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तो पहले चीज है कि बैम्बू स्पाइन मतलब बहुत स्टिफनेस, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनका स्टिफनेस हो उनका दर्द भी सेम तरह से हो। तो अगर दर्द नहीं है तो उतना ज्यादा घबराने वाला चीज नहीं है। दूसरा है कि जिनको बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो और हम लोग को
सबसे जो जरूरी चीज है कि लोग झुक जाते हैं। तो अगर कोई किसी ने झुक जाते हैं तो कुछ कुछ ऑपरेशंस किया जा सकता है। तो मैं एक दो आपको तस्वीरें फिर से दिखाता हूँ क्या क्या तरह का ऑपरेशंस हो सकता है उसके लिए। तो यहाँ पे जैसे आपको तस्वीर में दिख रहे हैं कि ये जो पेशेंट है ये काफी हद तक झुक गए हैं। तो ऑपरेशन बाद ये थोड़ा सीधे हो गए हैं। तो ऑस्टियोटॉमी बोल के एक तरह का ऑपरेशन होता है जो कि किया जा सकता है। लेकिन ये चीज याद रखना है कि हर जो बैम्बू स्पाइन है जिनको है उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कुछ गिने चुने हुए लोगों को ये ऑपरेशन की जरूरत है। तो ये काफी लंबा बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन इसके बाद में काफी सुविधा मिलता है। लेकिन इसके साथ और दूसरे जो चीज हमें याद रखना है कि एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही जरूरी है। तो एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग बैम्बू स्पाइन होने के बाद भी हम लोग का थोड़ा हद तक जो फ्लेक्सिबिलिटी बचा हुआ है उसको बरकरार रह सकते हैं। और दूसरे है कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजिक्स जो जो ट्रीटमेंट है, तो ये ट्रीटमेंट भी आपको काफी हद तक सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम लोग बैम्बू स्पाइन को पूरा हद तक रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक इम्प्रूव भी किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर आब्रा। तो जो उन्होंने बोला मैं वापस दोहराना चाहूंगा, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हर वॉरियर को, जो जिसको बैम्बू स्पाइन है, हर वॉरियर को सर्जरी की जरूरत नहीं है। जब कोई भी पेशेंट बैम्बू स्पाइन लेके रूमेटोलॉजिस्ट के पास आता है तो हम लोग दो चीज देखते हैं कि एक डिफॉर्मिटी तो है उसमें, तो अभी डेफिनेटली है, लेकिन उसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की एक्टिविटी कितनी है। जैसे कहीं आग लगती है तो आग एक चीज है और आग से जो डैमेज हुआ वो दूसरा चीज है। तो अगर हम लोग यही एग्जाम्पल देखेंगे आग का, तो जो डैमेज है वो बैम्बू स्पाइन है, और आग कितनी लगी है यानी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उस दिन कितना एक्टिव है, उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस काफी ज्यादा एक्टिव है तो जो रूटीन मेडिसिन है, एनएसएआईडीज है, डीएमएआरडीज है, बायोलॉजिक्स है, इनका प्रॉपर यूज करेंगे तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक्टिविटी हम लोग अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल रखेंगे तो भी बैम्बू स्पाइन आगे नहीं बढ़ेगा और उसका दर्द तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और समझो एक्टिविटी कम है और सिर्फ डिफॉर्मिटी का इश्यू है, तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो दोनों में, अगर एक्टिव है ना है फिर भी एक्सरसाइज तो इसमें डेफिनेटली जरूरी है। और कुछ लिमिटेड पेशेंट्स में जिनको बैम्बू स्पाइन की वजह से और कोई इश्यूज है, जैसा फ्रैक्चर हुआ हो या कोई नस दब रही हो या बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो या बहुत ज्यादा फंक्शनल डिसेबिलिटी हो, उनमें ही सिर्फ सर्जरी का ऑप्शन हम लोग रखते हैं। एक्सरसाइज का आपने अभी बात की डॉक्टर अब्रा, क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं बैम्बू स्पाइन में, और उससे भी इंपॉर्टेंट उसके साथ ये भी बोलेंगे कि कौन से एक्सरसाइज आप नहीं करने हैं किसी को अगर बैम्बू स्पाइन है तो। तो आइए हम लोग फिर से कुछ पिक्चर्स देखते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जिनको बैम्बू स्पाइन हो उनके लिए मतलब स्पेशल कुछ एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन सिंपल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो सिंपल एक्सरसाइज है वो सभी एक्सरसाइज जिनको बैम्बू स्पाइन हो वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जैसे नीचे के झुकना, ये आप चेयर में या एक्सरसाइज बॉल कहीं पे बैठ के कर सकते हैं। ऊपर देखना, या जैसे जिसको चिन टक कहते हैं ऐसे करना, या गर्दन को हिलाना, कमर को हिलाना, साइड में हिलाना, या जैसे कमर को साइड में बेंड करना, या साइड सोते हुए करवट हिलाना, आपके नीचे के हिस्सा स्ट्रेट रखते हुए। ये है कि आपके जो घुटने हैं तो घुटने हिला, ऊपर के हिस्सा स्ट्रेट रखते हुए। फिर जैसे अपने घुटने को पेट के बल सटाना, फिर जैसे हाथ ऊपर के तरफ लेके जाना,
तो ये कुछ कुछ एक्सरसाइज है जो सिंपल है, लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादातर पेशेंट से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर अकेरके ने कहा कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी कमजोर हो जाना। तो इसीलिए जो जो एक्सरसाइज जो हमारे स्पाइन पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं वैसा एक्सरसाइज करना मना है। तो कौन से एक्सरसाइज हमारे स्पाइन पे प्रेशर डालते हैं? तो जैसे जंपिंग, हाई जंपिंग, जंपिंग जैक्स, ऐसे कुछ एक्सरसाइज करना। दूसरे है कि स्किपिंग। तो जो जो एक्सरसाइज स्पाइन पे प्रेशर डालता है ये नहीं करना है। वेट लिफ्टिंग या डेडलिफ्ट करना ऐसे, या भारी कुछ सामान उठाना, ये सब बिल्कुल मना है। तो ये सभी एक्सरसाइज स्पाइन पे प्रेशर डालते हैं। दूसरे एक तरह के एक्सरसाइज है जो स्ट्रेच या बेंड करना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये एक्सरसाइज, नीचे वाले एक्सरसाइज, तो ऐसे एक्सरसाइज में स्पाइन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसके वजह से फ्रैक्चर भी होने का डर रहता है। तो ये सब एक्सरसाइज करना मना है। बहुत पर अच्छा कहा आप आपने। कौन सा एक्सरसाइज सही से कर सकते, तो बोलिए इसके बोलिए। लिए आपको मतलब आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का स्टेज क्या है वो अपने रूमेटोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करके ही करना चाहिए। हर दो पेशेंट की रिकमेंडेशन एक नहीं है कि आप कौन कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन भी लेंगे प्रीतम यादव से। अगर जॉइंट फ्यूज हो जाए फिर उसकी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? सब बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो तो स्पाइन खुल जाएगा, लेकिन कैसे एक्सरसाइज करें? जब जॉइंट हिले तब तो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। बात बराबर कही प्रीतम। प्रीतम यादव, ये सही बात है। जिसको बैम्बू स्पाइन है, फॉर दैट मैटर इवन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जब एक्टिव है तो पेन के वजह से एक्सरसाइज करना काफी मुश्किल होता है। और बैम्बू स्पाइन में भी जब सब कुछ फ्यूज है तभी भी एक्सरसाइज करना इतना आसान तो नहीं होता है। जो लोग कहते हैं उनको कहना तो इजी होता है, लेकिन जो करता है उसी को मालूम पड़ता है कि कितनी मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट को जाके मिलना है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हो जाए। जैसे मैंने कहा, जब भी कोई बैम्बू स्पाइन का वॉरियर हमारे पास आता है, हम लोग पहले ये देखते हैं कि एक्टिविटी कितना है, डिफॉर्मिटी कितना है। अगर एक्टिविटी है यानी जॉइंट में सूजन है, वो जॉइंट का सूजन गोली से कंट्रोल करने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। अगर ऐसे ही एक्सरसाइज चालू कर दिए तो काफी ज्यादा दर्द हो सकता है। दूसरी बात, डिफॉर्मिटी कितनी है वो भी देखनी पड़ती है। उस हिसाब से कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन से एक्सरसाइज नहीं करने हैं, ये भी डिसाइड होता है। और अगर बैम्बू स्पाइन है तो आप खुद से एक्सरसाइज नहीं ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में अगर कुछ गलती से कर दोगे, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा या ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो दर्द बढ़ने का काफी ज्यादा चांस रहता है। इवन रूटीन जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वॉरियर है जिनमें बैम्बू स्पाइन नहीं है, उनको भी स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज नहीं करना है। पहले रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो, गोली चालू होने दो, थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम होने दो, फिर एक्सरसाइज चालू करनी है। और एक्सरसाइज जब चालू करेंगे तो स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा बहुत पेन तो बढ़ता है, क्योंकि बॉडी को इसकी आदत नहीं रहती है। तो स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा सा पेन बढ़े तो उसको इतना टेंशन नहीं लो। आपके फिजियोथेरेपिस्ट से बात करो और एक्सरसाइज कंटिन्यू करो। जैसे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, भले आज 5% कर सकोगे, थोड़े दिन के बाद 10%, थोड़े दिन के बाद 20%, कहीं ना कहीं जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे आपका एक्सरसाइज का कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा। और कुछ क्वेश्चन डॉक्टर आब्रा के लिए? ये वॉरियर्स ने काफी सारा देखा है कि काफी सारे फिजियोथेरेपिस्ट है, काफी सारे ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स है जो बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ, फिजियोथेरेपी करो और फिजियोथेरेपी से हम लोग बैम्बू स्पाइन को रिवर्स करके देंगे। तो क्या ये मुमकिन है? क्या आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है या नहीं है? आपकी राय क्या है इसके बारे में? जैसे कि हम लोग देखें कि बैम्बू स्पाइन का मतलब कि हमारे पूरा स्पाइन में कैल्शियम डिपॉजिट हो गए हैं। तो एक बार कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो उसको गलाना तो इम्पॉसिबल है, एकदम संभव नहीं है। तो हमारे जो जो मेडिसिन है ये बैम्बू स्पाइन को प्रिवेंट ही कर सकते हैं, तो बैम्बू स्पाइन से रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर किसी कोई ये बोलते हैं कि बैम्बू स्पाइन से रिकवर टोटली क्योर हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है।
लेकिन साथ में साथ मतलब एकदम एक्सरसाइज। और भी एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि स्विमिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, कि स्विमिंग करने से बैम्बू स्पाइन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन पूरा तरह से रिकवर होना तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जैसा आपने कहा, एक बैम्बू स्पाइन जब हो गया तो हो गया, वो कैल्शियम को तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम लोग बैम्बू स्पाइन को रिवर्स करेंगे, तो वो फ्रैंकली बोलो तो साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। काफी बार क्या होता है, बैम्बू स्पाइन को एक्सरे करके कंफर्म नहीं किया जाता है। काफी पेशेंट्स अर्ली स्टेज में रहते हैं जिनमें पेन, दर्द की वजह से उनकी कमर झुकी हुई रहती है। इनको देख के ऐसे बैम्बू स्पाइन कहलाया जाता है। फिर उनको ट्रीट करके, जो अर्ली स्टेज में है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो ट्रीटमेंट करेंगे तो पेन कम हो जाता है और उनको तो बैम्बू स्पाइन रहता नहीं है, तो उनकी कमर सीधी हो जाती है। तो काफी बार इन पेशेंट्स की तस्वीर, इन पेशेंट्स का वीडियो बनाया जाता है और इसे फिर यूट्यूब वगैरह पे डाला जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखो इसको बैम्बू स्पाइन था, देखो कमर कितनी झुकी हुई थी और वो कमर सीधी हो गई अब। तो इस झांसे में मत आओ। अगर बैम्बू स्पाइन कोई बोलता है ठीक करके दिखाएगा, तो पहले एक्सरे करना है उसका, एक्सरे में देखना है और उसको ठीक होने के बाद वही पेशेंट का एक्सरे वापस करके दिखाना है, तो ही कहीं कंफर्म होगा। लेकिन इनके झांसे में मत आओ। अगर किसको बैम्बू स्पाइन है तो उसको हम लोग इंप्रूव डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बैम्बू स्पाइन को कुछ भी नहीं कर सकते। बैम्बू स्पाइन को इंप्रूव डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा नॉर्मल या रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अभी कि डॉक्टर अब्रा, बैम्बू स्पाइन नहीं होना चाहिए करके वॉरियर्स क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बैम्बू स्पाइन उनको हो ही नहीं? तो पहले सबसे जरूरी है कि मतलब जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका सही तरह से डायग्नोसिस होना, क्योंकि सबसे जिनका जल्दी डायग्नोसिस होता है उनका सबसे जल्दी ट्रीटमेंट भी शुरू हो सकता है। तो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होना बहुत जरूरी हिस्सा है। तो जब एक बार डायग्नोसिस होने के बाद टाइम टू टाइम हम लोग को रूमेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए, और हम लोग कुछ कुछ स्पाइनल मूवमेंट्स मेजर करते हैं, कि जैसे कि आप सामने कितने झुक पा रहे हैं, आप साइड में कितने झुक पा रहे हैं, आप गर्दन कितना हिला पा रहा है, ये हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते हैं। तो अगर ये चेक कर पाते हैं तो दवाई सही टाइम पे दे सकते हैं। तो बैम्बू स्पाइन ये जो है, ये अचानक से नहीं हो जाता है, ये बहुत टाइम मिलता है हम लोग को ट्रीटमेंट का। तो एक्सरे में भी जो चेंज दिखता है, सपोज की सोचिए कि आपका एक्सरे आज नॉर्मल है, तो 6 महीने या 1 साल में आपको बैम्बू स्पाइन नहीं हो सकता है। तो एक्सरे में बदलाव आने के लिए एटलीस्ट 2 साल लगता है। तो 2 साल बहुत अच्छा टाइम है ट्रीटमेंट के लिए। तो इस टाइम पे आप सही ढंग से एक्सरसाइज कीजिए और रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए कि आपको क्या क्या दवाई लेना चाहिए, और टाइम टू टाइम आपका मूवमेंट्स कितना खराब हो रहा है ये देखना चाहिए। अगर ये सब कुछ सही ढंग से किया जाता है तो बैम्बू स्पाइन को अच्छे तरह से रोका जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर अब्रा। तो अगर मैं समराइज करना चाहूंगा, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो, प्रॉपर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट लो, एक। दूसरा, खुद के पोस्चर का ध्यान रखो। ध्यान रखो हमेशा कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर में नहीं जाना है। पीठ कमर में दर्द होता है, उसके लिए नेचुरली हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर हो जाता है अपना, और वो हम लोग दर्द कम रहता है करके कंटिन्यू करते हैं। इससे बैम्बू स्पाइन होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और तीसरा, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। ये 3 चीज अगर करेंगे तो बैम्बू स्पाइन होने का चांस रिलेटिवली कम होता है। और अगर कैल्सिफिकेशन हुआ तो भी स्पाइन सीधे कंडीशन में रहता है, ऐसे झुके हुए पोस्चर में कैल्सिफिकेशन होने का चांस कम रहता है। तो उसके लिए आपको पोस्चर का ध्यान रखना है कंटिन्यूअसली। जब भी आप खड़े हो, चल रहे हो, तो पीठ कमर को सीधी रखो, सीने को तान के रखो और फेस को सामने रखो। ये ध्यान रखेंगे पोस्चर का, तो बैम्बू स्पाइन जस्ट इन केस हुआ तो भी कमर पीठ सीधी रहती होगा। सेकेंड चीज, पेट पे लेटने का, जब रात को सोते हो तो पेट पे सोने का ट्राई कीजिए, उससे भी स्पाइन सीधा रहता है। तो अगर बैम्बू स्पाइन हुआ तो भी समझो, तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर में नहीं होगा, सीधा होगा। और अगर एक्सरसाइज रेगुलर करोगे, पोस्चर का ध्यान रखोगे,
और प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो बैम्बू स्पाइन का चांस डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर एस के बालमुरुगन, कैन वी क्लियर कैल्शियम डिपॉजिट्स विद एप्पल सीडर विनेगर? मकाब्रा। तो एप्पल सीडर विनेगर एक माइल्ड तरह का एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होता है। तो जिन्हें दर्द हो रहा है उनको कुछ हद तक शायद एप्पल सीडर विनेगर हेल्प कर सकता है, बट इनका इफेक्टिवनेस एकदम मतलब प्रूवन नहीं है। तो बैम्बू स्पाइन में इनका कुछ प्रूवन इफेक्टिवनेस नहीं है। तो कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है जो बैम्बू स्पाइन को पूरा तरह से क्लियर हो सकता है। लेकिन एप्पल सीडर विनेगर क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये लेना खराब नहीं है। लेकिन आपको रोमेटोलॉजिस्ट को पूछना है कि आप जो जो दवाई ले रहे हैं तो ये एप्पल सीडर विनेगर के साथ कुछ इंटरफेयर करता है कि नहीं। अगर वो कहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन साइड बाय साइड दूसरे जो दवाई दे रहे हैं रोमेटोलॉजिस्ट आपके, तो वो दवाई लेना चाहिए। लेकिन एप्पल सीडर विनेगर से पूरा तरह की रिकवरी का उम्मीद मत रखिए। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एप्पल सीडर विनेगर यूजफुल, मे बी यूजफुल, but don't rely on apple cider vinegar alone to clear the calcium deposits. And once calcium deposit has already happened, probably there is hardly anything that can take care of what is already deposited. तो आपको ध्यान रखना है कि आप बैम्बू स्पाइन के स्टेज में ना जाए। सो सभी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स के लिए मेरा मैसेज है कि बैम्बू स्पाइन के जो स्टेज है वहां पहुंचना नहीं है आपको। रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाए, एक्सरसाइज रेगुलर करे, पोस्चर का ध्यान रखे, तो वो स्टेज में आप नहीं जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राहुल चौधरी का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है उनके। हाउ मच टाइम डज फ्यूजन टेक? हाउ मच टाइम वुड यू से कि इसमें ये टाइम में फ्यूजन होगा? सेकेंडली, माई C3 C4 आर नॉट मूविंग प्रॉपरली, व्हाट कैन बी डन? तो हम लोग को याद रखना है कि फ्यूजन के डेफिनेट टाइम नहीं होते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। तो लेकिन फ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले कहा कि अर्लीस्ट चेंज दिखने के लिए, थोड़ा बहुत एक्सरे में चेंज दिखने के लिए मिनिमम 2 साल रहते हैं। तो फ्यूजन बहुत एडवांस डिजीज का फीचर है। किसी को अगर मान लीजिए 8 साल, 10 साल, 15 साल एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी और वो भी अनट्रीटेड रहता है, तो ही फ्यूजन होने का रिस्क रहता है। आपके दूसरे जो सवाल है कि गर्दन हिल नहीं रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका फ्यूजन हो गया हो। तो ये आपके जो आपके गर्दन के आसपास मसल्स है, इन्फ्लेमेशन के वजह से वो मसल्स स्पैज़म में भी जा सकता है, जिसके लिए आपको गर्दन शायद हिल भी नहीं रहा है। तो पहले चीज है आपका एक्सरे करके देखना चाहिए कि आपका कोई न्यू बोन फॉर्मेशन, नया हड्डी कैल्सिफिकेशन ये शुरू हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपका ट्रीटमेंट करके आपको गर्दन पूरा तरह से हिलने का चांस अच्छा है। अगर कैल्सिफिकेशन हुआ है तो आपको एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये तो एक्सरे करने के बाद ही और आपका रोमेटोलॉजिस्ट के साथ परामर्श करने के बाद ही बोला जा सकता है कि आपका गर्दन कितना हिल सकता है। कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग। केनेथ सिक्वेरा का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम 18 years old. I was diagnosed with AS 2 days back. I have right hip pain and buttock pain which causes nerve pain in my whole right leg. What exercises can I do when I'm taking treatment for AS? Can I do jogging and play basketball, which I used to do when I was not diagnosed? See, Mr. Sikora, you have been diagnosed just recently. As I can say, you have said that you have been diagnosed just 2 days back. Presently, what I would suggest is see a rheumatologist. If you are not seeing a rheumatologist, please see a rheumatologist. He would start treatment for ankylosing spondylitis. Once the treatment kicks in, the pain should definitely improve. From your post, I'm not really sure as to the duration of your ankylosing spondylitis and how much of inflammation or damage you're having. So start with exercise, start with rheumatologist consultation. Once the pain improves, I'm sure he would explain to you about physiotherapy. Then you can start with exercises. To begin with, exercises can cause a bit of pain, but as time improves, you would be comfortable and you can continue that in the long run. As far as playing basketball and jogging, basketball is concerned, jogging is something you can start off sometime later. But basketball, at least as of now, I would say avoid it because it is a high impact sport.
one can end up with a lot of pressure on the spine because of basketball. So at least as of now, till things settle down, avoid jogging, avoid basketball. Start with the exercises as advised by your rheumatologist and physiotherapist. We have one more question from Jeremy Das. I think Dr. Abra, he's your patient. He's saying hi to you. So we have your patients also joining here. That's a Hi, good thing. Jeremy. वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दीपक बिश से है, फ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या कैल्शियम नहीं खाना चाहिए? तो डॉक्टर अबरा, जो कैल्शियम हम लोग खाते हैं वही वहां पे जाके डिपॉजिट होता है क्या? हमें कैल्शियम कम करना है क्या डाइट का इसके लिए? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सीरम कैल्शियम नॉर्मल रहता है, तो ये एक अजीब सा बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एक साथ में हम लोग सुन रहे हैं कि नया कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है और साइड बाय साइड हड्डी कमजोर भी होता जाता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो हम लोग कैल्शियम अगर नहीं भी लेते हैं तो भी ये नया कैल्शियम हड्डी में डिपॉजिट होगा। तो इसीलिए कैल्शियम लेने के साथ नया बोन फॉर्मेशन के कोई संबंध नहीं है। बट हम लोग कैल्शियम अगर नहीं लेते हैं, जो हड्डी हम लोग का कमजोर होते जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसमें असर पड़ सकता है कि आपके हड्डी में फ्रैक्चर होने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो इसीलिए ये मिसकंसेप्शन है कि कैल्शियम नया बोन फॉर्मेशन होता है इसीलिए कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, बल्कि कैल्शियम तो जरूर लेना चाहिए। और हड्डी मजबूत करने के भी कुछ दवाइयाँ हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी कैल्शियम के साथ साथ लेना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए कि जो हम लोग कैल्शियम खाते हैं वो कम खाएंगे तो वहां कैल्शियम कम डिपॉजिट होगा, वो ज्यादा खाएंगे तो वहां ज्यादा डिपॉजिट होगा, ऐसी बात नहीं है। ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का, उसके वजह से होता है। और उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि कम कैल्शियम खाना, ये सोल्यूशन नहीं है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अच्छे से कंट्रोल में रखना, ये उसका बेस्ट सोल्यूशन है। शरद कुमार पति का क्वेश्चन है, ये काफी एक्टिव एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर रहे हैं और सभी ग्रुप्स में काफी एक्टिव है। अगर बैम्बू स्पाइन हो गया तो क्या फ्यूचर में ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग होगा? और सेम क्वेश्चन उन्होंने भी पूछा है, शुड आई टेक लो कैल्शियम फूड? लेकिन अगर बैम्बू स्पाइन हो गया तो क्या फ्यूचर में ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग होगा, उनका क्वेश्चन है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जिनको बैम्बू स्पाइन हो वो हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकता है। फॉरवर्ड बेंडिंग एक हो सकता है कि आपका मसल स्पैज्म के वजह से हो, दूसरा है कि आपका सही में आप बेंड पोस्चर में रहे है और वहां पे उस स्टेज में आप लिगामेंट में कैल्शियम डिपॉजिट हो, और तीसरा जो कारण है जिसके कारण फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकते हैं है फ्रैक्चर्स। तो वर्टिब्रा में हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी है उसमें छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जिसके कारण से फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया हो। तो इसीलिए डॉक्टर शशांक, और एक बार क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? शरद कुमार पति का क्वेश्चन है, अगर बैम्बू स्पाइन हो गया तो क्या फ्यूचर में ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग होगा क्या? हाँ हाँ हाँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब किस वजह से हो। तो अगर फ्रैक्चर्स हुआ हो तो बैम्बू स्पाइन में आगे जाके फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकता है। तो ये तो आपके स्थिति जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करेंगे। और दूसरे जो है कैल्शियम के बारे में क्वेश्चन, तो वो तो हमने बताया है कि ज्यादा कैल्शियम खाने पे बैम्बू स्पाइन भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखो, बैम्बू स्पाइन फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर में भी हो सकता है और स्ट्रेट बैक पोस्चर में भी हो सकता है। वो बेसिकली कैल्सिफिकेशन की वजह से हो रहा है। अगर आप आपके पोस्चर का अच्छा ध्यान रखो, फॉरवर्ड बेंडिंग जितना हो सके अवॉइड करो। जब खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, तो ये इंश्योर करो कि आपकी बैक पूरी तरह से स्ट्रेट है, चेस्ट जो है सीना तना हुआ है, और फेस चिन पैरेलल टू द ग्राउंड है। अगर ऐसे पोस्टर आप कंटिन्यूअसली अगर मैनेज करोगे तो फॉरवर्ड बेंडिंग में बैम्बू स्पाइन का होना जरूरी नहीं है। और एक बार बैम्बू स्पाइन हुआ तभी भी अगर आप स्पाइन का पोस्टर का ध्यान रखोगे तो ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ बैम्बू स्पाइन के वजह से आगे जाके फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ेगी। तो टाइम एंड अगेन, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो पोस्चर का बहुत अच्छा ध्यान आपको रखना है। कुछ क्विक क्वेश्चंस मैं लेता हूं जो बैम्बू स्पाइन से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग। मनीष मेहता सर, क्या लो स्टार्च डाइट लेने से पेन कम होता है क्या? देखिए, लो स्टार्च डाइट में कुछ स्टडीज डेफिनेटली है ये दिखाने के लिए कि ये इससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फायदा होता है। काफी लोगों को होता भी है फायदा।
तो आप ट्राई जरूर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ स्टार्च लो स्टार्च डाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करना। रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, एक्सरसाइजेस रेगुलर करने हैं, उसके साथ आप डाइट ले सकते हो। डाइट करो तो 3 से 4 महीने का ट्रायल करो, हर एक को फायदा होता ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप ट्राई जरूर करो, अगर फायदा होता है कंटिन्यू करो, अगर आपको लगता है फायदा नहीं हो रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। और लास्टली एक बार तो डायटिशियन को डेफिनेटली मिलो, ताकि आपको बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या बाकी इश्यूज ना हो। स्वप्निल का क्वेश्चन है, बैम्बू स्पाइन सर्जरी से ठीक होता है क्या? सर्जरी के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, डॉक्टर अब्रा ने बोला बैम्बू स्पाइन सर्जरी से जो मैकेनिकल डिफॉर्मिटी है वो डेफिनेटली करेक्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ बैम्बू स्पाइन है और उससे रिलेटेड बाकी कुछ मेजर इश्यूज नहीं है, तो सिर्फ डिफॉर्मिटी के लिए सर्जरी करना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इससे आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डेफिनेटली बात कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है, उनको मालूम है आपका बैम्बू स्पाइन कितना कैसा है, वो जरूर गाइड करेंगे। मनु कुंडू, इज हीटिंग पैड और वार्म वाटर बॉटल दैट करेक्ट्स फ्रॉम रिलीफ फ्रॉम पेन इन लोअर बैक, इज इट गुड? डॉक्टर अब्रा, वुड यू लाइक टू टेक दैट? इसमें क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगे लेने के बाद कि आपका आराम लग रहा है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। सोमनाथ साधु, हिप जॉइंट ऑपरेशन होने के बाद एएस में क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक ये आपको थोड़ा फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करना होता है पड़ेगा, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग रहता है और उसको प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के करेंगे अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इसके रिलेटेड भी एक्सरसाइजेस के रिलेटेड पे एक स्पेशल लाइव सेशन होने वाला है, उसमें हम लोग इसको डिटेल में ले सकते हैं। मिस्टर चौधरी सोम, क्या बायोसिमिलर्स का पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या? मोस्ट बायोसिमिलर्स का कुछ ना कुछ पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम होता है। इसके बारे में आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से ही बात करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली इसके बारे में बोल देंगे। कुछ और क्वेश्चंस लेते, काफी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है आगे के। इंजीनियरिंग फॉर फ्री ने लिखा है, मुझे उनका एक्चुअल नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उनका प्रोफाइल नेम तो इंजीनियरिंग फॉर फ्री है। इज लिगामेंट एंड वर्टिब्रल फ्यूजन सेम? कैन वी एलिमिनेट कैल्शियम डिपोजिशन विथ एक्सरसाइज? तो आप लोग पिक्चर में देखे हैं कि कैल्शियम डिपोजिशन कहाँ पे होता है। तो वर्टिब्रा फ्यूज नहीं करते, वर्टिब्रा नॉर्मल जैसे है वैसे ही रहते हैं। फ्यूज जो करते हैं वो है जो नॉन हड्डी जो नहीं है, तो लिगामेंट्स और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, और वो कैल्शियम डिपॉजिट होने के वजह से ही वर्टिब्रा फ्यूज कर जाते हैं। तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चन ये आंसर करते हैं। जो टेक्निकली इसको बोलने के लिए जो रूटीन बात करने का ढंग है, उसमें भले ही इसको वर्टिब्रल फ्यूजन कहा जाता है, क्योंकि वर्टिब्रे के आजू बाजू में जो लिगामेंट्स है, जो वर्टिब्रे के बीच के जो स्ट्रक्चर्स है, उनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और दिखने में एक्सरे में ऐसे लगता है कभी कभी कि फ्यूज हो रहे क्या क्या, तो इसको बोलने के लिए वर्टिब्रल फ्यूजन कहा जाता है। लेकिन अगर टेक्निकली देखेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे, तो एक्चुअल दो वर्टिब्रे पास में आके एक में को नहीं स्टिक करते हैं। दूसरा उनका क्वेश्चन है, कैन वी एलिमिनेट कैल्शियम डिपोजिशन विद एक्सरसाइजेस? तो एक्सरसाइज से हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम एक बार डिपॉजिट हो जाने के बाद दुनिया में अभी तक कोई भी दवा नहीं है कि वो कैल्शियम को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज से आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी जो भी बचा हुआ है उसको सेम रखते हैं। एक्सरसाइज तो जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे कैल्शियम डिपॉजिट तो इम्प्रूव नहीं होगा। उनका और एक क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस? इसमें मैं बोलना चाहूंगा, अभी जस्ट हमने एक्सरसाइजेस का देखा था, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें हाई इंपैक्ट हो, जैसा स्किपिंग, वो वेट लेना हो, वेट लिफ्टिंग, डेड लिफ्ट, ये, और तीसरी चीज जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो, जैसे चक्रासन वगैरह जो होता है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग लगती है, ये 3 चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको बैम्बू स्पाइन है तो नहीं करना है, क्योंकि इसमें वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है उनका, कैन बायोलॉजिक्स रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्यूजन? आई थिंक ये डॉक्टर अब्रा, यू शुड टेक दिस इन डिटेल। तो बायोलॉजी तो जरूर चांसेस ऑफ फ्यूजन कम कर सकता है, लेकिन मैं फिर से और एक बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपका नया हड्डी बन गया हो
जो कि बैम्बू स्पाइन स्टेज तक नहीं पहुंचा है, तो वो हड्डी को बायोलॉजिस्ट बना नहीं सकते हैं। लेकिन जिनको वो हड्डी बन रहा हो तो उनको आगे जाके बैम्बू स्पाइन स्टेज रीच करने का काफी हाई चांस रख सकता है, वो एक फैक्टर है। तो इसीलिए बायोलॉजिक्स जिनको नया हड्डी बन रहा हो, एक्सरे में दिख रहा है कि न्यू बोन फॉर्मेशन हुआ हो, तो उनको तो बायोलॉजिक्स जरूर स्टार्ट करना चाहिए। और बायोलॉजिक्स लंबे तौर पे लेने पे डेफिनेटली जो न्यू बोन फॉर्मेशन और आगे जाके बैम्बू स्पाइन होने का रिस्क कम रहता है। तो इन शॉर्ट, अगर एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अच्छे से हम लोग कंट्रोल करेंगे तो बैम्बू स्पाइन होने का रिस्क कम होगा। तो बायोलॉजिक्स भी उसी प्रकार से एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अच्छा से कंट्रोल करते हैं और इसमें बैम्बू स्पाइन होने का रिस्क उससे कम हो सकता है लॉन्ग रन में। डॉक्टर मिस्टर उत्तम कुमार का क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग बायोलॉजिक्स, कैन इट रिवर्स माय एएस? जैसे अब भी हम लोग ने यही डिस्कस कर रहे थे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली हम लोग बायोलॉजिक्स से इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। यू हैव नो फ्यूजन, आपने वो कहा ही। गणेश शर्मा का क्वेश्चन है, क्या ईटासेप्ट या इंटासेप्ट सेफ है पेशेंट्स विद एंजियोप्लास्टी? वुड यू लाइक टू टेक दैट, डॉक्टर या अब्दुल्ला? श्योर। तो बायोलॉजिक्स के साथ आपका एंजियोप्लास्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना है कि आपको हार्ट फेलियर नहीं हो। अगर हार्ट फेलियर है तो बायोलॉजिक्स लेने का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको रुमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहिए। एंजियोप्लास्टी, अगर आपका हार्ट फेलियर नहीं है तो एंजियोप्लास्टी के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है बायोलॉजिक्स लेने के लिए, कोई भी बायोलॉजिक्स। इंजीनियरिंग फॉर फ्री और अली अकबर का क्वेश्चन है कि आफ्टर रीचिंग द स्टेज ऑफ बैम्बू स्पाइन इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इट टू नॉर्मल स्पाइन? कैल्शियम डिपॉजिट एक बार हो गए तो ठीक हो सकते हैं क्या? आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि एक बार कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, डॉक्टर आगरा ने भी अभी बोला कि एक बार अगर डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम तो उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम डिपॉजिशन बैम्बू स्पाइन के स्टेज में आपको पहुंचना ही नहीं है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखो, रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो, एक्सरसाइज रेगुलर करो, मेडिसिन रेगुलरली रखो और पोस्चर का ध्यान रखो। ये करेंगे तो एंकिलोजिंग कंट्रोल में होगा और बैम्बू स्पाइन होने का रिस्क कम होगा। मिस कीर्ति शर्मा का पेशेंट है कि what can be done if somebody has bamboo spine but there is no pain? Do we need to do something about it? नहीं, अगर पेन नहीं है तो बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि बैम्बू स्पाइन आपका लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है, वो चीज जरूरी है। तो बैम्बू स्पाइन अगर आप एडजस्ट कर लिए हैं, आप नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं अपने काम को संभालने के लिए, डेली लाइफ को संभालने के लिए, तो आपको कोई दवाई का जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज डेफिनेटली याद रखना है कि आपका स्पाइन कमजोर है, तो जो जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो लेना है। और स्पाइन, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको हड्डी मजबूत करने के लिए दवा लेनी चाहिए। लेकिन पर से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपको अगर सिम्टम्स नहीं है तो शायद कुछ दवाई की जरूरत नहीं है। ओके, एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस लेंगे जो बैम्बू स्पाइन से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर करना। साहिल का क्वेश्चन है, आई हैव न्यू पेन इन द राइट फुट टो, हाउ कैन आई स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग अ परमानेंट डिफॉर्मिटी? साहिल देखिए कैसा है, कहीं पे भी कोई भी जॉइंट में जब इन्फ्लेमेशन रहता है तो अगर वो महीने महीने सालों साल अगर हम लोग उसका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाके कहीं डिफॉर्मिटी वो डेवलप हो जाएगी वहां पे। तो अगर आपको पेन है, फुट में पेन है, स्वेलिंग है, तो रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो, इंश्योर करो उनसे मिलके कि वो पूरा अच्छे से कंट्रोल में रहता है। अगर आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखोगे तो वहां पे डिफॉर्मिटी होने का कोई नेसेसरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्टर नंदन कश्यप ने यहाँ पे पोस्ट किया है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर को कैल्सिफिकेशन या बैम्बू स्पाइन हो। तो अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसका ये मतलब नहीं है कि आपको बैम्बू स्पाइन होना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। कोई भी दो वॉरियर एक जैसे नहीं रहते, तो हर एक को कैल्सिफिकेशन, हर एक को बैम्बू स्पाइन होना नेसेसरी नहीं है। एक किसी किसी का बीमारी माइल्ड रहता है, वो बैम्बू स्पाइन तक नहीं पहुंचता है बाय इटसेल्फ। और दूसरा, अगर आपको ट्रीटमेंट आप बराबर से करेंगे, ध्यान बराबर से रखेंगे इसका, तो बैम्बू स्पाइन होना नेसेसरी तो नहीं है। तो हर एक को बैम्बू स्पाइन होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है।
लेकिन आपको सोच के चलना है, ऐसा मन में पकड़ के चलना है कि मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो बैम्बू स्पाइन हो जाएगा। वो ध्यान रखोगे, प्रिकॉशंस लोगे, तो बैम्बू स्पाइन होने के चांसेस मिनिमम रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन है, सचिन से क्वेश्चन है हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, मेरे हिप का गैप कम हो गया है, इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं क्या? तो ये हम लोग अलग, इसके लिए एक अलग लाइव सेशन रखने वाले हैं, तो सचिन आपका क्वेश्चन वहां लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमित सेठ का क्वेश्चन है, टिल व्हाट एज बैम्बू स्पाइन कैन अकर? आई हैव बीन हैविंग एएस फॉर लास्ट 15 years. Till now there is no bamboo spine. So is there a chance that it can occur? आई थिंक ये हमने अभी जस्ट आंसर किया। हर एक का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको हो सकता है, आपको आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत अच्छा से कंट्रोल में रखना है, एक्सरसाइज करना है ताकि चांसेस मिनिमम हो जाए। एक नील क्रेस्टो का अच्छा क्वेश्चन है, कैन एनी स्कैन टेस्ट कंफर्म कैल्सिफिकेशन? कैसे कंफर्म होगा ये कैल्सिफिकेशन, डॉक्टर अब्रा? तो सिंपल सा एक्सरे कर सकते हैं लंबर स्पाइन का, डॉर्सल स्पाइन का या सर्वाइकल स्पाइन का। तो एक्सरे काफी है कैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं देखने के लिए, और कुछ स्पेशल टेस्ट का जरूरत नहीं है। लेकिन आगे भी अगर चाहते हैं तो आप सीटी स्कैन या एमआरआई में दिखता है, लेकिन जनरली एक्सरे में काफी अच्छे तरह से कैल्सिफिकेशन दिख जाता है। राजेश कुमार का क्वेश्चन है, मैं लास्ट 20 साल से एएस से पीड़ित हूँ, मुझे बैम्बू स्पाइन की समस्या है, अब मेडिसिन ज्यादा असर नहीं कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इंडोकैप, साजो, न्यूकॉक्स या खा चुका हूँ। क्या बोलेंगे डॉक्टर अब्रा इसके बारे में? आई थिंक मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि बैम्बू स्पाइन हो गया है, लेकिन मतलब उनका जो स्टिफनेस वो बीमारी के इंफ्लेमेशन के वजह से है। तो आइडियली तो एक्सरे करके देखना चाहिए कि बैम्बू स्पाइन स्टेज तक पहुंचा है कि नहीं। दूसरा है कि डीमार्ड्स जैसे मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन और बायोलॉजिक्स सब भी है ये दर्द कम करने के लिए, तो ये एनएसएइड्स या पेन किलर्स के बाद ट्राई किया जा सकता है। तो आइडियल है कि आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे अपना कितना डिजीज एक्टिविटी है ये जांच कराइए, उसके बाद ही आपका मेडिसिन ट्राई किया जा सकता है। और कुछ क्वेश्चंस है, सोमा पॉल का क्वेश्चन है कि योगा वेदर इट कैन क्योर बैम्बू स्पाइन? अब भी हम लोग ने देखा कि अगर बैम्बू स्पाइन हो गया है तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज आज के दिन में, योगा हो, रूटीन फिजियोथेरेपी हो, वो बैम्बू स्पाइन को क्योर तो नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी को बैम्बू स्पाइन है तो इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको होप नहीं छोड़ना है। ऐसा बात नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, हम लोग उसको ट्रीटमेंट से डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पेन को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो डिजेबिलिटी, आपको जो रोज की तकलीफ होती है उसको हम लोग डेफिनेटली कम कर सकते हैं। ये ट्राई कर सकते हैं कि ये आगे वहां से नहीं बढ़े, उसके और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे फ्रैक्चर हो या नर्व कंप्रेशन, वो ना हो, और आपको नॉर्मल जितना हो सके उतना हम लोग बना सकते हैं। तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन एक बार बैम्बू स्पाइन हो गया, अच्छा तो हो सकता है, लेकिन क्योर होगा, पीठ एकदम सीधी हो जाएगी, ये मत सोचना। एट द सेम टाइम डॉक्टर अभ्र चौधरी ने भी अभी एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि जस्ट कमर झुक गई है यानी बैम्बू स्पाइन है, ये मत सोचना। काफी बार क्या होता है, पेन ज्यादा रहता है, बस जो जॉइंट्स है, हड्डी के, रीढ़ के हड्डी के, उनमें सूजन रहती है, उसके ऊपर जो मसल्स रहते हैं वो उस सूजन की वजह से स्पाज्म में चले जाते हैं, और उसके वजह से कमर का जो पोस्चर है ये ऐसे झुका हुआ होता है। तो इसको हम लोग बैम्बू स्पाइन नहीं कहेंगे, ये प्लेन सिंपल मसल स्पाज्म और इन्फ्लेमेशन की वजह से है। अगर हम लोग इन्फ्लेमेशन और मसल स्पाज्म को कंट्रोल करेंगे तो ये पोस्चर सीधा हो जाएगा। तो बैम्बू स्पाइन सिर्फ एक्सरे करके रूमेटोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, जो एक्सरे के स्पेशलिस्ट है, वो कंफर्म कर सकते हैं कि बैम्बू स्पाइन है या नहीं। तो सिर्फ झुके हो इसका बैम्बू स्पाइन से इक्वेट मत करना आप। नीलेश का क्वेश्चन है, आई हैव नेक एंड लोअर बैक पेन इमीडिएटली आफ्टर 2 weeks ऑफ टेकिंग बायोलॉजिक। ये फ्रेंकली बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट होगा यहाँ पे आंसर करने के लिए। ये आपके रूमेटोलॉजिस्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है, उनको मालूम है आपकी बीमारी क्या बायोलॉजिक है, तो शायद वही आंसर कर सकते हैं। फैमी परविंदर का क्वेश्चन है, आई एम फीलिंग पेन इन द नेक। जब पेन हो तो दो चीज की वजह से हो सकता है, सिर्फ पेन है करके बैम्बू स्पाइन नेसेसरी नहीं है। शायद आपके नेक में अभी भी जो जॉइंट्स है उनमें इन्फ्लेमेशन रहेगा,
तो आपके रोमेटोलॉजिस्ट से बात करके मेडिसिन का डोसेस एडजस्ट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। और तीसरी चीज नेक के लिए पर्टिकुलरली क्या इंपॉर्टेंट है, तीन चीज इंपॉर्टेंट है। सो के टीवी देखना, सो के पेपर पढ़ना, सोफे पे सोना, टेढ़ा मेढ़ा सोना और जाड़ा तकिया। अगर इसमें से कुछ आदतें हैं आपको, तो ये बहुत खराब आदतें हैं नेक के लिए। तो इसमें से अगर कुछ आदतें हैं तो डेफिनेटली आप अवॉइड कीजिए इन आदतों को। नील क्रेस्टो का और एक क्वेश्चन है, कैन एनी मेडिकल ट्रीटमेंट अवॉइड कैल्शियम डिपोजिशन? एक बार वापस लेंगे, आंसर तो हुआ है लेकिन आई थिंक फिर भी हम लोग ले लेंगे डॉक्टर अब्रा। हाँ तो कैन एनी मेडिसिन प्रिवेंट? वी वर टॉकिंग अबाउट रिवर्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंट। कैन इट अवॉइड कैल्शियम डिपोजिशन? हाँ तो जो डीमार्ट्स है, मिथोट्रिक्सेट, सल्फासालाजिन और जो जो बायोलॉजिक्स हम लोग यूज करते हैं, टेनेफ ब्लॉकर, तो ये सब मेडिसिन बैम्बू स्पाइन को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं है जो बैम्बू स्पाइन को रिवर्स कर सकता है। तो आपको अगर अवॉइड करना है, यू हैव टू एंश्योर कि आपका एंकीलोजिंग वेल कंट्रोल रहे। रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी के लिए बार बार कह रहा हूँ। रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, इंश्योर करो कि आपका एंकीलोजिंग एब्सोल्युटली कंट्रोल में हो। एनएसएआईडीज, डीएमएआरडीज, बायोलॉजिक्स, इनसे जो भी उसमें से लगे, हर एक को सब लगेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। एक्सरसाइजेस रेगुलर रखो। आप अच्छे से कंट्रोल करोगे एएस को, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स कम रहेंगे। हम लोग ये बैम्बू स्पाइन की स्टेज को अवॉइड डेफिनेटली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जयेश शाह का, अच्छा क्वेश्चन है। डज प्रोग्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एएस डिफर इन HLA-B27 एंड नेगेटिव पेशेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? डज HLA-B27 मेक अ डिफरेंस एज फार एज प्रोग्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एंकिलोजिंग इज कंसर्न? तो प्रोग्रेशन में और सीवियरिटी ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में HLA-B27 पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है। तो और ये चीजें सिर्फ देखा गया है कि जिन लोग HLA-B27 पॉजिटिव हो तो उनका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लोग का अगर HLA-B27 नेगेटिव रहता है तो हम लोग डायग्नोसिस के लिए कमर दर्द क्यों हो रहा है इसके लिए बहुत देर तक ढूंढते रहते हैं। दूसरा है कि उनका बीमारी बहुत कम उम्र में शुरू होता है जिनका HLA-B27 पॉजिटिव। तीसरा है कि उनको अगर एंटी टीएनएफ जो बायोलॉजिक्स है वो यूज किया जाता है तो HLA-B27 पॉजिटिव जो हो उनके रिस्पॉन्स कुछ हद तक ज्यादा अच्छा दिखता है। और चौथा है कि कुछ कुछ हम लोग जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं जैसे यूवीआइटिस, तो HLA-B27 पॉजिटिव जो है उनको यूवीआइटिस का रिस्क ज्यादा रहता है। तो यही छोड़ के और कुछ नहीं है, लेकिन सीवियरिटी या प्रोग्रेशन में HLA-B27 का कोई रोल अभी तक नहीं पाया गया है। अनुपम कार का एक पेशेंट, एक क्वेश्चन है, ये काफी एक्टिव रहे स्टैंड फॉर एस में, काफी बार इनके क्वेश्चंस रहते हैं। बैम्बू स्पाइन से रिलेटेड नहीं है लेकिन डेफिनेटली लेंगे। सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द रिस्क ऑन पेशेंट्स टेकिंग सल्फासालाजिन एंड रिस्क एसोसिएटेड विद बायोलॉजिक्स इन दिस टाइम ऑफ कोविड-19? देखिए, सल्फासालाजिन का तो ज्यादा कुछ रिस्क बढ़ाता नहीं है कोविड का या इन्फेक्शन का। बायोलॉजिक्स डेफिनेटली रिस्क बढ़ाते हैं। बेसिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून इलनेस है। अपनी खुद की इम्यूनिटी अपने खुद के जॉइंट्स को अटैक करने लगती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, इसी के लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली बायोलॉजिक्स पर्टिकुलरली इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं और जो इम्यूनिटी का अटैक है जॉइंट्स पे वो कम करते हैं। तो अदर साइड ऑफ द कॉइन अगर हम लोग देखेंगे तो इम्यूनिटी सप्रेस करेंगे तो कोई भी इंफेक्शन का चांस डेफिनेटली बढ़ता है। तो इसके लिए बायोलॉजिक्स नहीं लेना है ये तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि बायोलॉजिक्स लो और प्रिकॉशंस प्रॉपर रखो ताकि आपको इन्फेक्शन होने के चांस मिनिमम हो। और जस्ट इन केस कभी भी इन्फेक्शन जैसा कुछ हो, फीवर हो, लूज मोशंस हो, खांसी हो, कफ निकल रहा हो बहुत ज्यादा दिन, फीवर जो मालूम नहीं पड़ रहा है क्यों आ रहा है, ऐसा जो भी है, इमीडिएटली अपने रोमेटोलॉजिस्ट को, और इमीडिएटली अगर रोमेटोलॉजिस्ट को ना दिखा सको तो फिजिशियन को इमीडिएटली दिखा देना। कुछ और क्वेश्चंस है। नवनीता दास, डज व्हीट ग्रास जूस हेल्प इन एएस? फ्रैंकली बोलो तो ऐसे बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं लेकिन इनका कुछ प्रूफ तो नहीं है, एविडेंस नहीं है साइंटिफिकली कि ये कुछ हेल्प करेंगे। तो आपको चाहे तो आप ले सकती हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट पे सिर्फ उससे एएस ठीक होगा ये मत सोच के करो। प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, उसके साथ व्हीट ग्रास जूस लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Jeremy, I am on low starch diet. Is it necessary to be on such a diet? Not at all necessary. As I said, it does help some, it does not help some. You take it. If you feel there is an improvement, continue. If you feel there is no improvement, you can stop it. It is not really compulsory that you have to take it. एक बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिलीव इन गॉड. वापस प्रोफाइल का नाम वैसा है, मुझे मालूम नहीं कौन क्या नाम है उनका एक्चुअल. Is ankylosing spondylitis and cervical spondylosis same or there is a difference? बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. We should be taking this. Is ankylosing spondylitis and cervical spondylosis same or there is a difference between the two? तो पहले हमको ये बात जानना चाहिए कि हम लोग जो बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, हम लोग सब लोग बोलते हैं मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो नाम का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो दोनों में फर्क है. तो आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी कि बॉडी में सूजन हो रहा है. तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का गठिया है, यानी कि आर्थराइटिस है. तो इसमें सूजन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसमें ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब बढ़ जाता है. लेकिन नॉर्मल सब लोग जो बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, तो ये सब लोग कुछ डिजेनरेटिव बीमारियां होते हैं. जैसे कि हम लोग के रीढ़ के हड्डी में जैसे उम्र जाता है, या फिर कुछ हम लोग गर्दन कैसे हिलाते हैं, कैसे बैठते हैं, इसके वजह से हम लोग को स्पाइन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है. तो उस बदलाव के वजह से आसपास में जो नस होते हैं, उस नस में दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो इसके वजह से हम लोग को दर्द होता है. तो ये यहाँ पे सूजन या इन्फ्लेमेशन कहीं पे नहीं है. तो ये एक डिजेनरेटिव या मैकेनिकल प्रॉब्लम है. तो दोनों में फर्क करना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे. मेन एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत पेन किलर्स या नर्व के मेडिसिन यूज़ करते हैं. लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो उसके लिए बहुत तरह तरह के मेडिसिन है, और आगे जाके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बैम्बू स्पाइन होने का रिस्क रहता है. तो इसीलिए दोनों में फर्क करना तो बहुत ही जरूरत है. धन्यवाद. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है. मेडिकल टर्म्स है अल्टीमेटली. रूटीन आदमी को तो ऑब्वियसली इसमें कंफ्यूजन होगा ही होगा. तो दोनों के बीच में डिफरेंस है कि एक एज या मैकेनिकल प्रेशर रिलेटेड है, उसमें कोई सूजन नहीं रहती है जॉइंट्स में लॉन्ग टर्म में. और दूसरा है जो ऑटो इम्यून है, जिसमें जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और जिसके वजह से प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और जिसका ट्रीटमेंट भी टोटली अलग होता है. तो ये मालूम करना दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है. वरुण का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू स्टॉप बायोलॉजिक्स एंड सल्फासेलाजीन? वरुण, वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट सेशन, अ लाइव सेशन डेडिकेटेड to DMARDs and biologics. I think that will be the best time when I can explain this. और एक क्वेश्चन है जयेश का, शायद मेरे ही पेशेंट है. आई हैव बीन कंसल्टिंग यू फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. I am regularly exercising and I am absolutely pain free now. Recently, I have noticed that there is some stiffness in my neck. Is there something that I need to do for this? देखो, ऐसा जब होता है तो पहले तो देखना पड़ता है कि ये जो स्टिफनेस आ रहा है प्लेन सिंपल मस्कुलर वगैरह रीजन से है. मस्कुलर रीजन का कॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया. सो के टीवी देखना, बेसिकली पोस्चर से रिलेटेड इश्यूज. सो के टीवी देखना, सो के पेपर पढ़ना, सोफे पे सोना, टेढ़ा मेढ़ा सोना, जाड़ा तकिया, इसके वजह से काफी बार देख एक होता है जो प्लेन सिंपल जो रूटीन एंटी इंफ्लेमेटरी NSAIDs बोलते हैं या पेन किलर बोलते हैं उसका शॉर्ट कोर्स और पोस्चर करेक्शन उसी में निकल जाता है. अगर इतनी सी बात है वो तो शॉर्ट टर्म में ठीक हो जाने चाहिए. दूसरा चांस है कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है. मे बी आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा खासा कंट्रोल में था और व्हाटएवर कोई तो रीजन से वो वापस अभी एक्टिव होने लगा है. तो आप एक दिन जरूर आइए, हम लोग देखते हैं डिटेल में दोनों में से क्या है, कंफर्म करते हैं और उसके हिसाब से फिर उसको ठीक तो डेफिनेटली कर ही सकेंगे. जयेश का और एक क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली एडवाइज आर्सेनिका एल्बियम टैबलेट फॉर कोविड, शुड वी बी टेकिंग दिस? डॉक्टर अब्राह, आप लेंगे ये क्वेश्चन को? ये एक्चुअली बताना तो है, लेना है नहीं लेना है? अब ये तो मुश्किल है, मतलब आई थिंक ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ नहीं है. तो इफ एट ऑल अगर मैं कहना चाहूंगा, आप काफी सारे अगर मेडिसिन पे हो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड, बायोलॉजिक्स पे हो, तो ये अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा. क्योंकि देखो, एज रूमेटोलॉजिस्ट हमको तो ज्यादा होम्योपैथी के बारे में नॉलेज नहीं है. तो
जो रूटीन आपकी मेडिसिन है उसके साथ ये कुछ इंटरेक्ट करेगा, कुछ प्रॉब्लम करेगा, ये कोई भी नहीं बोल सकता है। तो अगर आप अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। अगर आप एंकिलोजिंग है, आपको पेशेंट काफी कुछ मेडिसिन चल रही है आपकी एलोपैथिक, तो ये अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग अभी। डॉक्टर अब्रा, इफ समवन हैज बैम्बू स्पाइन एंड ही डेवलप्स sudden severe pain in the back, what is to be done? And particularly if that pain is unlike routine AS pain, what will you think about, क्या करना चाहिए ऐसे इसमें? मैं हिंदी में दोहराना चाहूंगा, किसी को बैम्बू स्पाइन ऑलरेडी है और अचानक से पेन बढ़ जाता है कमर पीठ में, और आपको तो अभी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन तो मालूम है, काफी सालों से है आपको, वो आपको मालूम भी पड़ता है कि ये पेन रूटीन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन जैसा नहीं है, कुछ तो अलग है। तो ये क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए डॉक्टर अब्रा? तो इस स्थिति में हम लोग को सबसे जरूरी जो याद रखना है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स का स्पाइन ऑस्टियोप्रोटिक होता है और वहाँ थोड़े से भी चोट लगने के पे फ्रैक्चर्स हो सकता है और वो फ्रैक्चर्स नस को दबा सकता है। तो इसीलिए आपको अगर अचानक से दर्द हो रहा हो तो आपको फ्रैक्चर्स है कि नहीं इसके लिए आप रूल आउट करना चाहिए, एक्सरे करना चाहिए। अगर एक्स में नहीं दिख रहा है तो सीटी स्कैन या एमआरआई ये सब किया जा सकता है। तो फ्रैक्चर रूल आउट करना सबसे जरूरी हिस्सा है। गणेश शर्मा, आई थिंक आपका क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लिया। पेशेंट एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, इटासेप्ट या इंटरसेप्ट आप ले सकते हो क्या? देखिए, जो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो अगर हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर करके एक कंडीशन रहती है जहाँ पे हार्ट बराबर काम नहीं करता है, और अगर ऐसा है, ये आपको फिजिशियन, आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है और आपके रूमेटोलॉजिस्ट है वही गाइड कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट फेलियर है तो फिर जो एंटी टीएनएफ ग्रुप के जो बायोलॉजिक्स है, इटासेप इंटासेप, वो हम लोग नहीं दे सकेंगे। लेकिन आपको अगर हार्ट फेलियर नहीं है तो ये ले सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन आपके कार्डियोलॉजिस्ट और आपके रूमेटोलॉजिस्ट ही मिलके लेंगे। ये ऐसे ही जेनेरिकली ऐसे हम लोग विदाउट देखे कोई भी बोल नहीं सकेगा। डॉक्टर अब्रा, अगर किसी को बैम्बू स्पाइन है और पैर में नमनेस होने लग गया, पैर में सुनपना आने लग गया, चींटी जैसे लगने लगी, तो ये क्या हो सकता है? तो अगेन ये बैम्बू स्पाइन कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से कभी कभी नस पे प्रेशर पड़ सकता है और वो नस अगर कमर के नस पैर तक जाता है तो वो नस पे प्रेशर पड़ने की वजह से ये पैर में सुनपन हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो अर्जेंटली एमआरआई करके देखना चाहिए कि नस कहीं पे दब रहा है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा दब रहा है तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन करने की ज़रूरत हो सकता है। तो एमआरआई करने का बहुत ज़रूरी है इस स्थिति में। तो जैसे हमने देखा, दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस आपको ध्यान रखनी है बैम्बू स्पाइन की। एक है वर्टिब्रल फ्रैक्चर, जिसमें अचानक से पेन बढ़ता है और आप खुद जान सकते हो कि ये पेन अलग है। तो ऐसी स्थिति में इमीडिएटली आपके रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। समझो रूमेटोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को कांटेक्ट करना है आपको। दूसरी बात, कभी कभी बैम्बू स्पाइन में जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है उससे, या तो फिर फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर की वजह से कभी कभी कमर से जो नस निकलती है वो दब सकती है और उसकी वजह से पैर में नमनेस वगैरह ये सब हो सकता है। तो अगर ऐसे भी हुआ तो ये वार्निंग साइन है, आपको रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना है। रूमेटोलॉजिस्ट एमआरआई करके देख लेंगे कि ऐसे कुछ नस वगैरह दब रहा है क्या, और उसके हिसाब से आपको आगे गाइड करेंगे। एक क्वेश्चन है डॉक्टर अब्रा आपके लिए कि सोराइटिक आर्थराइटिस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या फर्क होता है, और दोनों में से कौन सा ज्यादा सीवियर है? तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी सोरियाटिक आर्थराइटिस जनरली शुरू होते हैं कि हाथ और पैर के जोड़ से, ये कमर से उतना ज्यादा कॉमनली शुरू नहीं होता है। जबकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमनली कमर के जो हिप जॉइंट ये सब से शुरू होते हैं। लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के तरह ही सोरियाटिक आर्थराइटिस में साइन भी अफेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग सोरियाटिक स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली ये दोनों ही एक ग्रुप ऑफ बीमारियां है, सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, जिसको हम लोग स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कहते हैं। तो कुछ कुछ थोड़ा सा फर्क है जो कि हम लोग एक्सरे देख के, मतलब किसी का अगर कमर दर्द हो तो एक्सरे देख के फर्क कर सकते हैं कि इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या सोरियाटिक आर्थराइटिस है। लेकिन इन जनरल अगर किसी को सोरियासिस है और उनको कमर दर्द हो रहा है तो उनको सोरियाटिक स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कहना ही ज्यादा ठीक होगा। और रहते कि कौन सा सीवियर है, दोनों ही सीवियर है। मतलब सोरियाटिक आर्थराइटिस भी काफी सीवियर हो सकता है और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी काफी सीवियर हो सकता है। तो सीवियरिटी में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, दो डिसीजेस को कंपेयर नहीं करेंगे तो अच्छा है। हर कोई डिसीज स्पेक्ट्रम होती है, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी स्पेक्ट्रम होता है, किसी को बहुत कम तकलीफ और किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ। वैसे ही सोराइटिक आर्थराइटिस में भी स्पेक्ट्रम होता है, तो कि किसी को बहुत कम तकलीफ हो सकती है, किसी को ज्यादा। तो ऐसा दो चीज को कंपेयर करना शायद उचित भी नहीं है, और यानी वैसा डिफिकल्ट भी है वैसे बोलना कि आपको एज ज्यादा खराब है या सोराइटिक आर्थराइटिस। एक दो क्वेश्चन लास्ट लेंगे हम लोग। प्रशांत, इज मॉर्निंग वॉक हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पेन टू सम एक्सटेंट? सी यस, मॉर्निंग वॉक हेल्पफुल है प्रशांत, लेकिन कैसे है, अगर समझो मेरे पास आधा घंटा है, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और मैं अगर वो आधा घंटा मॉर्निंग वॉक में यूटिलाइज करता हूँ लेकिन बैक के एक्सरसाइजेस नहीं करता हूँ, तो वो मॉर्निंग वॉक का कोई फायदा नहीं हुआ। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैक के एक्सरसाइजेस होने चाहिए आपके। बैक के एक्सरसाइजेस करो और फिर मॉर्निंग वॉक करो, कोई इशू नहीं। लेकिन आप अगर मॉर्निंग वॉक करोगे और बैक के एक्सरसाइजेस के लिए टाइम नहीं रहेगा आपके पास, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये था। एक एक दो और क्वेश्चन जैसे मैंने बोला ले लेते हैं। एक्सरसाइजेस, सौरभ, एक्सरसाइजेस फॉर बैम्बू स्पाइन कुछ डिस्कशन अब भी हुआ था, और इस लाइव सेशन के बाद मैं कुछ लिंक जरूर पोस्ट करूंगा, आपके क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिए, मैं क्वेश्चन वहां पे लिंक जरूर पोस्ट करूंगा जिसमें आपको इसके बारे में मालूम पड़ेगा। सोमा, कैन बायोलॉजिकल इंजेक्शन हेल्प रिड्यूस एज? अब भी हमने बात की। बायोलॉजिक्स डेफिनेटली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इन्फ्लेमेशन कम करने में काफी इफेक्टिव है। बायोलॉजिक्स को डेडिकेटेड एक पूरा लाइव सेशन हम लोग रखने वाले हैं, तो वो जरूर देखिए, उसमें ये आंसर डिटेल में होगा। डज सल्फासालाजिन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन किडनी एंड लिवर? डॉक्टर अब्रा, वुड यू लाइक टू टेक दैट? कुछ कुछ इफेक्ट्स रह सकता है, लेकिन सब किसी को वो सब इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोग सल्फासालाजिन या मेथोट्रेक्सेट ये सब मार्ड्स या इवन जो पेन किलर एनएसएड्स ले रहे हैं उनको टाइम टू टाइम कुछ चेक करना है। एवरी हर 3 महीने या 4 महीने में चेक करना है। कंप्लीट ब्लड काउंट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन, ये चेक करना जरूरी हो रहा है कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सब ये बहुत कॉमनली नहीं है, सब किसी को होगा ऐसा तो जरूरत नहीं है। और इनका फायदा कितना है वो हमें याद रखना है कि अगर हम लोग इसको नहीं ले तो हम लोग को मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। इन पर्टिकुलर देखेंगे तो सल्फासालाजिन का ऐसे किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन जैसा डॉक्टर अब्रा ने कहा, यू हैव टू रिमेन अंडर मॉनिटरिंग, यू हैव टू रिमेन अंडर सुपरविजन ऑफ अ रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। मेडिसिन तभी यूज होती है जब उसके फायदे साइड इफेक्ट के हिसाब से काफी ज्यादा हो। एंड एट द सेम टाइम एक मैकेनिज्म रहता है, हर हर मेडिसिन के ब्रांच में हर दवा के साइड इफेक्ट्स मालूम रहते हैं, और एक इनबिल्ट मैकेनिज्म रहता है कि इतने टाइम में ये टेस्ट जरूर करने, ताकि वी कीप अ क्लोज वॉच ऑन साइड इफेक्ट्स एज वेल। आई थिंक अनुपम, दैट सॉल्व्स योर क्वेरी। सोनू सर, क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, हम लोग ने कुछ डिस्कस किया, और बाद में मैं आपके पोस्ट, आपके जो ये कमेंट है उसके ऊपर डेफिनेटली लिंक पोस्ट करूंगा, क्या करने एक्सरसाइज क्या नहीं करने, तो आप जरूर देख लीजिए। नजमुल साकिब, हाई डॉक, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, रेगुलर फॉलोअर। I am taking indomethacin, paracetamol, baclofen on a regular basis for AS pain. Can this affect or damage my vital organs in the long run? Please share your advice. Is there any better solution for AS pain and damage? I am facing extreme fatigue and gloominess. Abra, you should be taking this. हाँ, ये इंडोमेथासिन कुछ दिन तक तो ठीक ही है, लेकिन इंडोमेथासिन का साइड इफेक्ट जो है लिवर और किडनी पे, तो ये चीज़ तो हमेशा याद रखना चाहिए और टेस्टिंग करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेगुलर तौर पे पेन किलर्स लेने की ज़रूरत पड़ रहा है तो उनको दूसरे मेडिसिन जैसे कि डीमार्ट, सल्फासालाजिन, मेथोट्रेक्सेट या फिर बायोलॉजिकल इसमें शिफ्ट करना चाहिए, सिर्फ पेन किलर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और फटीग और टायर्डनेस, ये मुझे लगता है कि ये एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, तो इसके लिए आपको मेडिसिन चेंज करना है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो नजमुल, एज आई कैन सी, आपकी इसमें सिर्फ NSAID दिख रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर अब्रा ने कहा, देर आर बेटर थिंग्स अवेलेबल, सल्फासालाजिन, sorry, maybe you won't understand Hindi. Let me get back to you in English. Nazmul, as we can see, most of the things that you have mentioned are all from the NACID group.
apart from NSAID, there are other medicines available for ankylosing as well. One of which is sulfasalazine, which is commonly used, which does help ankylosing to some extent. And lastly, there is a whole group of biologics that are available. So if you are taking only NSAIDs as of now, things are not settling down. You should be seeing your rheumatologist and maybe have a word with him about what can be done to control AS better. Is it sulfasalazine? Is it biologics? I'm sure he would guide you for the future. Lastly, और एक question and then I think we'll call it a day. साहिल बोल रहे हैं कि उनको वर्टाइगो हो रहा है 6 महीने से. क्या ये एज से रिलेटेड है या अलग है? एक क्वेश्चन. और दूसरा मनु का है, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सेम है, अलग है, और क्या ये बर्थ से रहते हैं? 2 क्वेश्चन है अब्रा. तो वर्टाइगो इन जनरल एज के डायरेक्टली तो एज के वजह से नहीं होता है, लेकिन जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, एज के वजह से कभी कभी नर्व में कंप्रेशन हो सकता है या फ्रैक्चर्स हो सकता है. तो इसीलिए बेस्ट होगा कि एक रूमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके एमआरआई करके देखना कि सर्वाइकल स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उससे क्लियर हो जाएगा. और वर्टाइगो के और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कान में कुछ प्रॉब्लम के लिए, वो सब भी है कि नहीं, ये सब भी देखना चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन, हाँ, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी एज दोनों एक ही है या अलग अलग है? और क्या दोनों बर्थ से रहते हैं, जन्म से ये दोनों रहते हैं क्या? तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ बीमारियां है, इसमें से बहुत सारे बीमारियां रहते हैं. तो एज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसमें से एक बीमारी है. इसमें से दूसरी बीमारी है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी डिस्कस किए. और भी बीमारियां हैं जैसे कि रिएक्टिव आर्थराइटिस, किसी को आंख में भी इन्फ्लेमेशन होता है जिसको यूवीआइटिस कहते हैं, किसी को पेट में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं. तो ये सब बीमारी को एक साथ में बोला जाता है कि सेरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस. तो एक इस ग्रुप के सबसे मेन बीमारी है. बराबर. लास्ट, जेरेमी, डज वन नीड टू टेक NSAIDs लाइफ लॉन्ग? नेसेसरी नहीं है ऐसे कुछ. अगर आपका एंकिलोजिंग कंट्रोल में आ जाता है तो ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग लेने का तो जरूरत नहीं है कुछ. सज्जन, आफ्टर एक्सरसाइजेस देयर इज स्वेलिंग इन द नीज, व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर आपको एक्सरसाइज के बाद नी में स्वेलिंग आ रहा है तो कहीं ना कहीं शायद एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस आपका एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं है, इसी के लिए थोड़े से भी प्रेशर से उसमें स्वेलिंग आ रहा है. तो आप रूमेटोलॉजिस्ट के आपके जरूर कंसल्ट कीजिए. फिलहाल अगर स्वेलिंग आ रहा है, पेन हो रहा है, तो एक्सरसाइज मत करो. रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो और उनके गाइडेंस में कुछ मेडिसिन में चेंजेस होने के बाद ही आपको आगे का एक्सरसाइज करना है. तो चलो दोस्तों, 1.25 घंटा हो गया है ऑलमोस्ट बात करते करते. काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने ले लिए. बैम्बू स्पाइन के बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ. हमें खेद है, एंड सिंसियर अपॉलॉजीज फ्रॉम आवर साइड, थिंग्स डिडंट वर्क आउट द वे वी थॉट. फेसबुक पे तो हम लोग लाइव हो गए, लेकिन यूट्यूब में कुछ तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वहां पे हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर सके. लेकिन अगले हफ्ते हम लोग जरूर वहां पे भी साइमल्टेनियसली लाइव स्ट्रीम जरूर करेंगे. और अगर हो सके तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा. आप सभी को धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. इतने सारे क्वेश्चंस आए, इतना सारा डिस्कशन हुआ, तो कहीं ना कहीं हम भी मोटिवेटेड रहते हैं कि ये सब करके किसी को फायदा हो रहा है. अगर ये नहीं रहता था तो शायद ना स्टैंड फॉर एज चलता था, ना हम लोग ये लाइव सेशन करते थे. तो थैंक यू वेरी मच. आई एम होपफुल कि मैंने जस्टिस किया. जितने हो सके क्वेश्चंस मैंने आपके आंसर किए. अगले हफ्ते जरूर मिलना. अगले हफ्ते और एक लाइव सेशन होगा. जैसे मैंने कहा, मुझे ट्राई करके जितने आपके आंसर्स मैं दे सकूं, जितने आपके डिफिकल्टी सॉर्ट आउट कर सकूं, उतना मैं खुश रहूंगा. तो अगले हफ्ते हम लोग जरूर मिलने वाले हैं वापस. और अगले हफ्ते बात होगी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के डायग्नोसिस रिलेटेड. तो हम लोग बात करेंगे HLA-B27 के बारे में. हम लोग बात करेंगे MRI के इश्यूज के बारे में कि MRI में ये आया, MRI में वो आया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होके MRI नेगेटिव आ रहा है, ये सब इश्यूज के बारे में. और बाकी टेस्ट ESR है, CRP है, इन सब के बारे में हम लोग अगले हफ्ते जरूर जानेंगे. तो अगले हफ्ते हमें जरूर मिलिए 11 बजे अगले संडे को. फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी जरूर हम लोग लाइव होंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर अबरा, आपने टाइम निकाला. और कुछ चीज मैंने अपने व्यूअर्स को नहीं बोली.
डॉक्टर अबरा के यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले ही आफान का स्टॉर्म आ चुका था। आज सुबह भी कुछ छोटा स्टॉर्म आपके वहां पे हुआ था, नेट का कनेक्टिविटी का इशू था। उतना सब होकर भी कमिटमेंट है, उस हिसाब से उन्होंने काफी कुछ मशक्कत करके वो नेट कनेक्शन चालू किया है और हमसे जुड़े हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अबरा, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीबडी। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्माइल कीजिए। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हम लोग डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। प्रशांत